स्वागत है आपको ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार इंग्लिश के नए सेशन में। जी हाँ, और आप सभी के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग के तरफ से पूछे जाने वाले प्रश्नों के हिसाब से एक बहुत ही खास टॉपिक आप सभी के बीच लेकर के आया हूं। तो मैं तो एक बात कहूंगा कि वीडियो की शुरुआत तो करेंगे, अच्छी बात है, बट वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो या लाइव जब भी हम लोग आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और जैसे कि आप सभी को विभागीय पत्र के हिसाब से इस ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के चौकट से मिली जानकारी के हिसाब से आपको तो पता चल ही गया होगा कि अब एडमिट कार्ड बिहार बीएड का आ ही गया है और लगभग लगभग दिन में भी कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। 28 तारीख से एग्जाम होना तय है और हम लोग भी अब राय करने वाले हैं बहुत जल्दी आप लोगों को एक हफ्ता के अंदर कैसे तैयारी करके आप सभी को कुछ इस तरह बना दिया जाए कि जब तकदीर का सिक्का उछालिए तो हेड भी अपना और टेल भी अपना। यानी कि कुल मिला जुला करके एक हफ्ता अगर हम लोग के पास समय है तो कुछ ऐसा एजेंडा तैयार हम लोग करेंगे, कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार करेंगे, कुछ ऐसा रूटीन प्लान सेट होगा जिसमें हम सभी शिक्षक इन्वॉल्व रहेंगे और कुल मिला जुला करके एक मैराथन क्लास की आगाज होगी जिसमें हर दिन क्लासेस चलेंगी। और उस क्लास को अगर आप लगातार एक हफ्ता कर लेते हैं ना तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम निकलना तय हो जाएगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम नहीं है, कोई आईएएस अधिकारी का एग्जाम नहीं है, पुलिस दरोगा का एग्जाम नहीं है, एसएससी और बीपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं, ये एक एंट्रेंस टाइप का एग्जाम है ना। और एंट्रेंस टाइप का बोले तो मतलब कि एक बहुत ही छोटा मोटा जो आपका एक प्रवेश है ना, जो दाखिला कराने के तौर पर आपसे एक छोटा मोटा एग्जाम लिया जा रहा है कि आप बीएड तभी करेंगे जब आपको पीछे की कुछ जानकारी होंगी, है ना। तो बस कुछ जानकारियों को कुछ जानकारी के हिसाब से ही समझा जाए, उसको बहुत टफ नहीं समझा जाए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के हम इस बिहार बीएड के इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है उसमें हम भर फॉर्म्स पढ़ाएंगे जिससे कम से कम 2-4 क्वेश्चन जो है ना आसानी से हल हो जाएंगे, है ना, लेकिन बहुत बारीकी से समझना है। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं। इससे पहले कि आप सभी को गुड इवनिंग, और मॉर्निंग के समय में देख रहे होंगे तो मॉर्निंग, और आफ्टरनून के समय में देख रहे होंगे तो आफ्टरनून, और जो लोग उधर से सलाम कर रहे हैं वालेकुम सलाम, और जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें राधे राधे। सेशन की शुरुआत करते हैं। फिर से एक बार और एक बात की आगाज करते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके रखिए ताकि वीडियो अपलोड हो या लाइव आने से पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतर अंदाज के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भर्ब होता है ना, भर्ब, बात आती है कि अरे भाई भर्ब किसे कहते हैं, मतलब दुनिया का कोई भी इंग्लिश का बुक उठा लो उसमें भर्ब जो है ना कि जरूरत ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना भर्ब का कोई काम हो ही नहीं सकता। और भर्ब का मतलब ही होता है काम क्रिया, और क्रिया का मतलब ही होता है किसी काम का होना समझना, है ना। यानी किसी भी काम का होना क्रिया कहलाता है। यानी कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ कुछ नहीं, बस मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम आपके बीच डिफिनेशन को पेश कर रहे हैं। भर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब आप कहेंगे सर क्रिया क्या है? क्रिया वही ना, क्रिया धारा वेरे है, क्रिया धारा पियावा, है ना, इस टाइप का कोई गाना निकलता वही क्रिया है क्या? अरे भाई क्रिया धराना भी एक तरीका से क्रिया ही है ना। किसी चीज का प्रॉमिस कराना भी एक तरीके से क्रिया ही है। कुल मिला जुला करके एक बात को ध्यान में रखिएगा कि दुनिया का कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो किसी काम का होना ही क्रिया कहलाता है, प्रॉब्लम। और ये कभी भी सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद या सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। सारे के सारे बातों को एक लॉजिक एंड ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में फिट कर देंगे, फिर आपको पहचानने में कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगी, है कि नहीं है। बिकॉज आप बीएड की जो तैयारी कर रहे हैं ना, इतना भी आप बच्चे नहीं हैं जो आपको बहुत डीपली जा करके समझाना पड़े, बट हाँ हम डीपली जाने से कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ देखिएगा, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, और क्रिया को कहते हैं किसी काम का होना, है ना, किसी काम का होना, काम का होना ही क्रिया कहलाता है सर। है तो हम कहेंगे बहुत अच्छा का बात है कि किसी काम का होना क्रिया। जैसे कि मान के चलिए सर अगर हम पढ़ने का काम करें तो पढ़ना क्रिया है क्या? हम हाँ। सर दौड़ना तो हम हाँ यार, है ना। सर हंसना तो हम हाँ यार। तो सर हंसाना, है ना, तो हम हाँ क्यों नहीं। सर गर्लफ्रेंड को पटाना, हमने कहे नहीं यार, ये तो सबसे पहला मेन क्रिया यही है कि नहीं है। तो कुल मिला जुला करके आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जिस भी शब्द के लास्ट में न आएगा, माने मान के चलिए कि अक्षर से मिलकर बनने वाले जो शब्द होते हैं उस शब्द के लास्ट में न आएगा तो समझ लेना 99% चांसेस होता है, 99% माने
एकदम गारंटी समझ लीजिए, 99% गारंटी, और 1% मैंने जो है ना गारंटी में मत रखिएगा, 99% गारंटी है कि लास्ट में आने वाले शब्द के न, जो है ना, किसी भी शब्द को उठा लीजिए, उसमें लास्ट में न अगर आए, ना आए, नी आए, तो समझ लेना कि वो क्या है, क्रिया ही है, क्रिया ही है। जैसे पढ़ना, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, हंसाना, कुछ भी जो भी लास्ट में न आए तो समझ लेना वो क्रिया है। और क्रिया किसे कहते हैं बाबू, तो क्रिया किसी काम का होना समझते हैं। और देखिए फ्लो फ्लो में हम लोग ना बाबू कह देते हैं, बट आप लोग बीएड वाले बहुत मैच्योर्ड होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत समझदार, और मतलब समझिए तो आप एक बैचलर होते हैं ना कहीं से आप कुल मिला जुला करके ग्रेजुएट लेवल के आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। तो अगर मुंह से निकली बाबू, तो ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा देर के लिए ये मत समझिएगा कि हम लोग बाबू आपको कह रहे हैं, बट कोई बात नहीं, अगर आप मेरे बड़े भाई हैं तो बड़े भाई की तरह हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी काम का होना क्रिया कहलाता है। अब बात आती है कि सर जो क्रिया होता है वो क्रिया कितने प्रकार के होता है, जो इंग्लिश में इतना दिक्कत और परेशानी करके रखा है, मतलब कोई बात नहीं है, समझो। देखो जो क्रिया होता है ना वो मुख्य रूप से मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है। कहेंगे सर इसमें भी वर्ब आ रहा है और इसमें भी वर्ब आ रहा है, लेकिन ई वर्बों के पहले हेल्पिंग लिख रहे हैं और ई वर्बों के पहले मेन लिख रहे हैं हमने, हाँ ठीक समझा। सुनो, मेन का मतलब होता है मुख्य, है ना, या मुखिया, है ना, मुखिया। अच्छा देखो मुखिया को जानता है, यानी ये गांव का हेड, एक तरीके से मान के चलो कि उसी के द्वारा सारा चीज जो है ना, अगर झगड़ा झंझट हो रहा है, किसी घर का झगड़ा फैसला वगैरह करना है ना, तो मुखिया को बुलाया जाएगा। तब मुखिया जी बताई क्या कल जाओ, तो कौन बात नहीं, वही जगह खूंटा गड़ा जाओ, कोनो दिक्कत नहीं है, जब वहाँ के सन बात बात वही जगह गड़ा जाओ, है कि नहीं, मतलब इस तरीके से। तो मेन आदमी कोई गांव का होता है, या फिर मान के चलो कोई तो ऐसा मेन होता है, मुख्य होता है, प्रिंसिपल होता है, जिसकी बात को सब लोग फॉलो करें, है ना। तो पूरी समझ लो कि चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपके इन्वायरमेंट में रहने वाला कोई एक, तो एक किसी ना किसी फील्ड में एक मेन होता है जो किसी काम को हैंडल करता है, या उसके द्वारा ही कोई चीजें मतलब जो है ना ढंग से चलती है ना। तो कुल मिला जुला करके मेन का मतलब होता है मुख्य, या है ना, मुखिया एक तरीके से समझ लीजिए, हेड समझ लीजिए, चीफ समझ लीजिए। तो ये हो गया मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। जैसे मुख्य क्रिया मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट, जैसे कि किसी ऐसे शब्द को उठाइए जो वो क्रिया किसी काम का होना दर्शाता है। जैसे कि मान के चलिए कि मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ना मुख्य क्रिया हो गया। मैं सो रहा हूं सर, तो सोने का काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो सो रहा हूं, तो सोना भी क्या हो गया, एक तरीके का क्रिया। मैं लिख रहा हूं, लिखवा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं से क्रिया है। अब देखिए थोड़ा सा बोर्ड भले ही मतलब बंद हो गया, बट आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैं आप सभी के बीच मैं लाइन बाय लाइन से समझा रहा हूँ पहले, क्योंकि अभी हमको समझाना ही है। सुनिए जब तक कि बोर्ड स्टार्ट हो रहा है, सुनिए। मैं ये कह रहा था कि जब भी कभी आप ऐसा करते हैं ना कि मान के चलिए इस वक्त आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ पढ़ने का आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो पढ़ना एक प्रकार का क्या है, बोलिए, एक प्रकार का क्रिया है ना, कमेंट में लिखिए। अच्छा मान के चलिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो बोलना भी एक प्रकार की तो क्रिया है। हाई देखिए, अभी मरकरवा से लिख रहा हूँ बोर्डवा पर, है ना, तो ये क्या है, ये भी क्रिया। अच्छा हाई देखिए, हाई स्मार्ट बोर्डवा स्टार्ट हो रहा है, तो स्मार्ट बोर्डवा कोई काम कर रहा है कि नहीं, तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग होने का काम कर रहा है, यानी कि बोर्डवा स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि ये भी कोई क्रिया कर रहा है ना। तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का क्रिया हो गया। हाई देखिए, देख रहे हैं ना, स्टार्ट हो रहा है, देखो डिवाइस इज स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग मतलब शुरू हो रहा है, तो शुरू होना भी एक प्रकार की क्रिया है, माने कुछ भी शुरू होना, खत्म होना, जाना, आना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, ये सब क्या है, ये सब मुख्य क्रिया है। यानी एज इट इज ऐसे शब्द को निकाल करके लाइए जो किसी काम का होना डायरेक्ट दर्शाता है, और वो सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद या सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्या चीज का, तो हेल्पिंग वर्ब का, है ना। सर हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। अब आप कहेंगे सहायक मतलब सर सहायता देना, वर्ड समझ में आ रहा है, हाँ गुड। या तो ये सब्जेक्ट के साथ सहायता करता है, या तो किसी मेन वर्ब के पहले लग करके इसका सहायता करता है, कि आने वाला जो क्रिया होगा उस क्रिया के फॉर्मेशन को चेंज करता है। हालांकि वर्ब फॉर्म्स में मैं वो भी चीज़ बताऊंगा कि वर्ब 1 क्या है, वर्ब 2 क्या है, वर्ब 3 क्या है, वर्ब 4 क्या है, और वर्ब 5 क्या है, ये मैं सब कुछ बताऊंगा, है ना। अब बात आती है कि ठीक है सर ये तो बातें हमको समझ में आ गई, बट थोड़ा सा इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करते, है ना। तो हमने कोई बात नहीं है बाबू, हम एक्सप्लेन करेंगे ना, आप काहे टेंशन आ जाते हो, है ना, टेंशन आओ मत, है ना। देखो मैं खुद ही जो ना मैं समझाऊंगा बहुत ही अच्छे ढंग से,
यहाँ देखो, जैसे कि मैं क्या बोल रहा था, ये वाला बात बोल रहा था, है ना, ये वाला बात बोल रहा था ना, ध्यान से, है ना, ये वाला बात मैं बोल रहा था कि ये जो है ना, ये क्या है बाबू, ये हो गया आपका मेन वर्ब। इस मेन वर्ब को जैसे गो, कॉम, ड्रिंक, etc, ये सब जितने भी है ना, पढ़ना, पढ़ाना, सोना, उठना, बैठना, ये सब जितने भी है ना, ये मेन वर्ब हो गए। लेकिन हेल्पिंग वर्ब, जिस हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। सहायक क्रिया का कहेंगे सर ये किस तरह क्रिया हो गया, ये किसी काम का होना थोड़ी ना, लेकिन नहीं, किसी काम को करवाने के लिए ये सहायक बनता है। जैसे मान के चलिए कि एक इंसान है जो किसी काम को खुद ही कर रहा है ना, एक इंसान है जो किसी काम को कर रहा है, और एक इंसान है जो उसके साथ रह करके उस कामों को करवा रहा है और तेजी से करवा रहा है, तो ये सहायक बन गया कि नहीं बन गया। उसी तरीके से मान के चलिए ये मेन वर्ब खुद क्रिया का अंजाम देता है, ये मेन वर्ब ये खुद क्रिया का अंजाम देता है और बोलता है क्या कि मैं खुद क्रिया का अंजाम देता हूँ, यानी किसी काम का होना हमारे ही द्वारा समझा जाता है। लेकिन अगर किसी काम को कराने का अगर कोई सहायता प्रदान करता है तो वो है हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। बातें समझ में आ रही है ना, मतलब जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब क्या है, ये हमेशा देख लीजिए, जैसे डू, डॉज, विल, शैल, डिड, एम, इज, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल, शैल हैव, हैज, हैव बीन, हैड बीन, विल, शैल हैव बीन, वुड, शुड, कुड, etc, अदरक, लहसुन, प्याज, जितना भी है ये सब क्या है, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जिसको एक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। अगर ये तमाशा, ये लॉजिक अगर आपके दिमाग में फिट हो गया ना, तो आप तो जाकर के दहाड़ के चले आओगे, पूरा का पूरा आंसर सही लगा के आ जाओगे। अब आप कहोगे सर इसको तो ठीक से समझाइए ना, अरे काहे नहीं यार, ऐसा बात थोड़ी है कि मैं इसी तरीके से झूठो समझा के निकल जाऊंगा। नहीं, देखो बात दरअसल ये है, चलो मैं यहाँ पर समझा, थोड़ा सा ऊपर में कर और समझना इसको बहुत बारीकी से। चलो मान लेते हैं कि डू डॉज को उठाते हैं। सर डू डॉज कहाँ इस्तेमाल होता है, तो मैं कहूँगा सुनो बाबू, देखो कभी भी डू या डॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो कि ही, शी, इट या कोई एक नाम के साथ, है ना, क्या लगता है, सुनिएगा ध्यान से, डॉज लगता है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। कहोगे हाँ सर, और बाकी ई छोड़ करके जो भी बच गया सबके साथ डू लगता है। अब तो आप इतना भी कच्चे स्टूडेंट नहीं हो कि आप मेरी बातों को नहीं समझे, आप तो समझ गए होंगे। जैसे ही जब भी आए, है ना, तो डज लगेगा, या डज लगाने के बाद कोई सब्जेक्ट तभी हो, माने डज के बाद अगर कोई सब्जेक्ट हो तो ही होना चाहिए, ही होना चाहिए, है ना, इट होना चाहिए, या कोई एक नाम होना चाहिए, है ना, या फिर इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर डू डज में कोई इस्तेमाल करना है तो डॉज ही होना चाहिए। ये बातें आपको समझ में आ रही है ना, ये समझ में आ रही है ना। हाँ सुनिए, अब यहाँ पर देखिए, मान के चलिए कि ये ही है, ये शी है, ये ईट है, ये एक नाम है, तो ही सी ईट एक नाम के बाद ये जो डू डॉज हेल्पिंग वर्ब है, इसमें क्या होता है, हम डज इस्तेमाल करते हैं, यानी डू डॉज में कोई डज इस्तेमाल होगा। लेकिन डू किसके साथ इस्तेमाल होगा, यानी ई सब को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया सब्जेक्ट उसके साथ डू इस्तेमाल होता है। कहेंगे आपके हाँ सर बतिया समझ गए। जैसे कि अब इसको देख लीजिए कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे डू के बाद अगर यू आ जाए, डू यू ईट, क्या आप खाते हैं। और दूसरा बात कि ये पता है, ये डू डॉज जो है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में मदद करता है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में मदद करता है। जैसे डू यू ईट, क्या आप खाते हैं, अगर हमको कहना है क्या वह खाता है, तो हम बनाएंगे क्या चीज, डज ही ईट, क्या वह खाता है। देखिए अब दोनों का मतलब समझ में आ गया कि नहीं। अब आप कहेंगे सर अब समझ में आ गया कि डू या डज के बाद कोई सब्जेक्ट तुरंत आता है ना, डू या डज के बाद तुरंत सब्जेक्ट। लेकिन याद रखेगा ये वर्ब वन ही हमेशा रहेगा, हमेशा वर्ब वन ही रहेगा। अब मान के चलिए कि या तो डू डज दोनों गायब कर देगा, तो मान के चलिए यहाँ पर खाली दे दे यू ईट दे दे, ईट दे दे, यहाँ पर ऑप्शन में दे दे ए में डज लगेगा कि डू लगेगा, कि सी डू या डज कौनो लगा दीजिए बपौती है, यही होगा, कि डी में नोटा मैंने कौनो ना। तो आप कहेंगे क्या कि आवाज सब तो सिखाए हैं, यू जब आएगा ना तो डू लगेगा, लेकिन ही सीट एक नाम अगर आएगा तो डज लगेगा।
तो सर हम समझ गए डू लगेगा। तो ये बातें समझ में आ गया ना कि ये हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में मदद करता है। और डू डज का प्रयोग कभी भी, डू डज का तो लगता है बात सही है, लेकिन डू डज में थोड़ी सी फर्क यही है कि डज कभी भी ही सी टेक नाम के पहले या उसके बाद लगता है, और डू जो है ना बचे हुए उस सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब आप कहेंगे चलिए सर ये बातें पूरी तरीके से समझ में आ गई, अब आगे की जो बात है ना वो थोड़ा समझा दीजिए हमें। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल समझाएंगे, एकदम समझाएंगे। देखिए अब बात आती है कि सर विल सेल समझा दीजिए। हम देखो बाबू, जब भी कभी विल सेल का प्रयोग देखना ना, विल सेल का, तो जानते हो किस तरीके से होता है, सब्जेक्ट तो रहेगा लेकिन यहाँ पर विल सेल रहेगा, विल सेल रहेगा। लेकिन जैसे ही विल सेल रहेगा ना तो आने वाला वर्ब वन हो जाएगा, अब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि सब्जेक्ट जैसे मान के चलो आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, तो हाई हेल्पिंग वर्ब में विल सेल कोनो बात नहीं है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आधुनिक ग्रामर के हिसाब से है कि विल या सेल कोई भी लगा दो, लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि विल प्लुरल के लिए लगाया जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सेल ही लगाया जाता है, बट उतना समझने की जरूरत नहीं है, विल सेल कोई भी लगा दीजिए। बट विल सेल के बाद अगर वर्ब की इस्तेमाल करना है तो वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करना है, ये चीजें ध्यान में रखना। और जब भी कभी ये सीक्वेंस हो तो याद रखना कि विल सेल, सब्जेक्ट के बाद विल सेल ही होता है और पर वर्ब वन होता है ना। ऑप्शन में दे दे तो विल सेल हेल्पिंग वर्ब चुन लीजिएगा। अगर ऑप्शन में मान के चलिए कि अगर ये वर्ब वन गायब करके मान के चलिए कि गो दे दे, वेंट दे दे, कौन दे दे, है ना, और नोटा दे दे, तो आप क्या चुनोगे, गो चुनोगे। क्यों चुनोगे, क्योंकि विल सेल के बाद क्या ना वो लगता है, यानी वर्ब वन लगता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा अब आप कहेंगे सर कभी कभी तो विल सेल बाहर भी रहता है ना, विल सेल तो सर बाहर भी रहता है। हाँ कहे नहीं, विल सेल बाहर भी रहता है। जब भी कभी विल सेल बाहर रहे, विल सेल बाहर रहे तो आने वाले सब्जेक्ट तरीके से है रहता है रहेगा, लेकिन विल सेल बाहर हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में मदद करता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर ठीक है ये भी बातें समझ में आ गई, सर डीड का इस्तेमाल तो हमने ये पास्ट के लिए होता है बाबू। ये डीड जो है ना, डीड, ये जिस तरीके से डू डॉज इस्तेमाल हो रहा था ना प्रेजेंट के लिए, क्या तुम खाते हो, तो यहाँ पर हो जाए क्या तुम खाते थे, तो डीड यू ईट, यानी डीड के बाद आने वाला सब्जेक्ट होता है। यानी डीड जो है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने में मदद करता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब चलिए डीड के बाद क्या हुआ, यू आया, डीड के बाद ही आ सकता है, डीड के बाद, तो सर डीड के साथ भी कोई भेदभाव है क्या कि ही सी इट एक नाम के साथ, नहीं कोई बात नहीं है। ये डीड अकेले है ना, अब इसके साथ ही लगाओ, सी लगाओ, ईट लगाओ, दे लगाओ, वी लगाओ, आई लगाओ, कुछ भी लगाओ, नो प्रॉब्लम, इसको कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा सर एमिज आर जो है, एमिज आर, अच्छा है वाज वियर, ये सबको बताइएगा, तो हम लोग गुड कोई बात नहीं है। ये देखो तुम लोग टेंस पढ़ा होगा ना, उसमें देखा होगा सब्जेक्ट प्लस एमिज आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ना, यानी कि प्रेजेंट का तीसरा का बेटा एम इज आर प्लस वर्ब फोर, यानी कि इसका मतलब हुआ वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर एम इज आर के बाद हमेशा वर्ब फोर ही रहता है क्या, हमने हाँ बिल्कुल रहता है, क्योंकि ऑप्शन में अगर वर्ब फोर गायब कर दे तो हमेशा इसमें वर्ब फोर ही लगाना, क्योंकि एम इज आर के बाद आने वाला वर्ब फोर ही होता है। और वर्ब फोर के पहले या तो एम इज आर होगा नहीं तो वाज भी आर होगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है ना कि सब्जेक्ट के बाद एम इज आर। अब आप कहोगे सर एम इज आर में जो जो मन करेगा वहीं लगा देंगे, हमने नहीं ऐसा बात नहीं है। सुनो आई के साथ बपौती है, एम तो हमेशा लगता है। यू के अब देखो, अब ही सी इट एक नाम के साथ, ही सी इट एक नाम के साथ, एक नाम के साथ हमेशा क्या लगता है, तो इज लगता है। तो सर आप समझ में आएगा, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, हमने हाँ आई एकदम तो एकदम मान समझिए तो अपना आई जो है ना, आई ये एम के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बना के है, यानी कि इसको कभी छूटेगा ही नहीं, ये अपना बपौती है। ये कहता है किसी के साथ एम नहीं जाएगा, क्योंकि आई एम यानी ये मैं हूँ, ये मेरा ही है। लेकिन इज आर के साथ भेदभाव होता है, ही सीट एक नाम के साथ इज और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। बट एम इज आर जब भी इस्तेमाल होगा आने वाला वर्ब फोर हो जाएगा, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अब आप कहेंगे सर क्या मैं एम इज आर को बाहर निकाल सकता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो हमने हाँ क्यों नहीं, एम इज आर को बाहर निकाल दीजिए, बाकी जो बच के छोड़ दीजिए उस तरीके से, ऐसे भी सेंटेंस बनता। सेम यही किस्सा है वाजवियर के साथ, सेम वही किस्सा है क्या चीज, वाजवियर के साथ। वाजवियर के साथ भी देखो सब्जेक्ट के बाद वाजवियर रहेगा, भर में आईएनजी रहेगा, तो कहोगे सर तब वाजवियर में कौन कब किसके साथ लगता है, हमने देखो बाबू ही सीटे के नाम के साथ वाज लगा देना, बाकी जो बच जाए उसके साथ वियर लगा देना, हो गया बात खत्म। सर जो विल बी है, विल बी या शैल बी,
है ना, ये विल बी और शैल बी है, उसके साथ क्या किस्सा कहानी है, हमने कोई बात नहीं बाबू, हाई जो एमीजार है, जो मैंने यहाँ पर वाजवेयर दिखा दिया पास्ट के लिए, अब इस सब को मिटाओ, है ना, अब फिर उसके बाद से उसी तरीके से लाओ, तो किस तरीके से लाओ सर, तो सब्जेक्ट के बाद जो एमीजार आ रहा था, वाजवेयर आ रहा था, अब यहाँ पर विल बी शैल बी डाल दो, विल बी शैल बी, है ना, शैल बी प्लस, अब भर फोर कर दो, कहेंगे ओ माय गॉड सर समझ गए, यानी कि विल बी सेल भी गायब करेगा तो हम विल बी सेल भी हेल्पिंग वर्ब डाल देंगे, अगर मेन वर्ब वो गायब करेगा तो मेन वर्ब हम डाल देंगे। अब हमको कितना भी बकलोल बनाने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर गो भराएगा कि वेंट भराएगा कि गोन भराएगा, है ना, कि इनमें से कोई नहीं भराएगा, तो हम काहे ले इधर उधर जाएंगे, हम गोइंग भरेंगे सर, हम गोइंग भरेंगे, गो वेंट गोइंग और नोटा, इसमें से कौन भरेंगे, तो सर हम गोइंग भर देंगे, क्यों, क्योंकि विल बी शैल बी के बाद या वाज वेयर के बाद या एमीजार के बाद हमेशा वर्ब फोर ही रहता है। सर विल बी शैल बी को बाहर निकाल सकते हैं, हमने कहा है नहीं, बाकी जो बचा छोड़ दो, चलिए कोई बात नहीं। अब बात आती है कि सर हैज हैव हैड की बात आती है, ये क्या माने, इसका क्या कहानी है, थोड़ा सा ये समझाइए। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए कभी भी सब्जेक्ट के बाद मैं यही चीज बताता हूँ ना, कि दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन, दुनिया का कोई भी किताब उठा लो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट रहता है, अगर हेल्पिंग वर्ब गायब है ना तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाएगा, है ना। अब सुनिए ध्यान से, सब्जेक्ट के बाद अगर हैज हैव है तो कोई बात नहीं है, हैज हैव रहेगा, ये प्रेजेंट का जो मैं बता रहा था ये तीसरा का बेटा है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट यानी किसी काम का हो चुका होना समझे, इसके पहले वाली मेरा वीडियो देखे होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा। आप सुनिए, जैसे हैज हैव है तो आने वाला वर्ब थ्री, याद रखना जब भी कभी हैज हैव का प्रयोग हो तो आने वाला वर्ब थ्री प्लस अदरक लहसुन प्याज रहेगा। अब यहाँ बात आती है कि सर हैज हैव तो रहेगा, तो हैज हैव में भी तो भेदभाव है ना सर, हैज जब दो गो बतिया आ जाता है ना, इसी में बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मैं बता रहा हूँ सुनो, जब भी कभी ही इट एक नाम अगर आ जाए तो समझ लेना कि इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज, और बाकी जो बच गया उसके साथ हैव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। तो कहोगे हाँ सर समझ में आ गया, मतलब ही के साथ हैज लगेगा यही ना, तब ना हाँ, शी के साथ, तब ना अरे यार तो लिखे नहीं है क्या, समझो, ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, ईट के साथ हैज, एक के नाम कोई एक नाम मान के चलो, रोहन मोहन, है ना, चिंटी पिंटी कुछ भी नाम हो उसके साथ हैज लगा दो। यानी सब्जेक्टवा के जगह पर, सब्जेक्ट क्या कहलाता है, सब्जेक्ट किसी कर्ता को कहते हैं, यानी किसी काम किसी कर्ता के द्वारा ही ना होता है। मान के चलो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं कर्ता हो गया और पढ़ाना मेरा क्रिया हो गया, है ना। तो अब मान के चलो कि जब भी कभी हैज हैव आएगा तो याद रखना बाबू, कभी भी वर्ब थ्री ही रहता है, वर्ब थ्री ही रहता है ना। अब बात आती है सर हैड के साथ क्या होता है, हैज हैव तो समझ गए, हैड के बाद तो हमने कोई बात नहीं है बाबू, यहाँ जो हैज हैव था ना यहाँ हैड लगा दो, और इसके साथ तो कोई भेदभाव नहीं, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड के बाद भी थ्री आ जाएगा। अब सर विल शैल हैव है तो विल शैल हैव के साथ भी क्या होगा, तो हम लोग वही किस्सा कहानी है, कोई बात नहीं, ये हैज हैव के हटा करके अगर हैड के बाद भी थ्री लगाया, अब इसको भी हटा करके विल या शैल हैव, विल या शैल हैव प्लस भी थ्री लग जाएगा, कोई बात नहीं, विल या शैल हैव भी थ्री लग जाएगा। तो कहोगे हाँ सर आप समझिए, यानी कि विल शैल हैव के बाद आने वाला वर्ब थ्री ही होगा, हमने हाँ अच्छा, हैज या हैव बीन है या हैड बीन है या विल शैल हैव बीन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हमने क्या कि देखो यही मामला फंसेगा। देखो जब भी कभी प्रेजेंट का चौथ का बेटा हो, चाहे पास्ट का चौथ का बेटा हो या फ्यूचर का, तो देखो ये क्या है, हमने जब टेंस पढ़ा रहा था तो हमने बताया था कि प्रेजेंट का चौथ का बेटा का नाम है सब्जेक्ट प्लस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव बिन प्लस वर्ब में आईएनजी, जिसको वर्ब फोर के नाम से जानते, वर्ब फोर के नाम से जानते प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखो अब कहोगे क्या सर ये जो हैज हैव है इसके पहले जो आपने बताया कि हैज जो है ही सी इट एक नाम के साथ लगता है, तो उसी तरीके से हैज लगाएंगे क्या, हमने हाँ अब ठीक समझा, सही पकड़ा है। और ये हैव बिन, तो हमने कहा कि जो बच गया उसके साथ हैव बिन लगा। और जब भी कभी सर हैज या हैव बिन का हम प्रयोग करेंगे किसी सब्जेक्ट के साथ, तो आने वाला वर्ब में आईएनजी होगा का, हमला हाँ अब समझ गया, अब ये 100% समझ। तो ठीक है सर ये तो हो गया प्रेजेंट का चौथ का बेटा, लेकिन हैड बिन तो हमने ये पास्ट का चौथ का बेटा हो गया बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट, कोई बात नहीं, यानी हैड बिन के बाद हमेशा वर्ब फोर ही रहेगा। ओके हाँ सर ये भी बतिया क्लियर हो गया, अब जल्दी जल्दी क्लियर हो रहा है। सर विल शैल हैव बीन अगर आएगा तो हमने ये फ्यूचर का तीसरा का बेटा है, सॉरी चौथ का बेटा, फ्यूचर का
ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन प्लस V4 मतलब ऑब्जेक्ट, V4 मतलब भर में आईएनजी। ये देखिए सर, विल शैल हैव बीन जब आएगा तो हमारे साथ बीन बजाने के बाद भर में आईएनजी लगाएंगे काम ना, हाँ ये हमेशा लगा होगा। चलिए सर इतना तो समझ में आएगा। सर वुड शुड कुड ये क्या है, तो हम लगे देखो ये वुड जो है ना विल का पास्ट है, और ये शुड ये शैल का पास्ट है ना, शैल का पास्ट है। सर ये कुड, तो हम कहें ये कैन का पास्ट है बाबू। तो सर अगर मान के चलिए ये वुड शुड है ना, ये चाहे कुड है, ये तीनों का अर्थ, तो हम लोग दोनों तीनों का अर्थ होता है चाहिए, जैसे आपको जाना चाहिए। तो हमेशा वुड शुड कुड के बाद आने वाला वर्ब वन ही इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब वन ही इस्तेमाल होता है। जैसे यू शुड गो, यू कुड गो, है ना, तुम जा सकते थे, तुम्हें जाना चाहिए था, है ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। तो यही चीज़ें हैं कि यहाँ पर हमेशा वुड शुड कुड के बाद आने वाला मेन वर्ब वन इस्तेमाल होगा, और इसके पहले वुड शुड कुड के पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। अब चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ वुड शुड कुड कोई लग जाएगा चाहिए का अर्थ। हालांकि इसका भी डिफरेंट कुछ होता है, कहाँ पर किस तरीके से होता है, लेकिन हम शॉर्टकट बता रहे हैं कि वुड शुड कुड के बाद, क्योंकि इस वक्त अब मात्र 1 हफ्ता बचे हैं ना, आपका एडमिट कार्ड भी आ गया, तो चूंकि क्या है ना कि बहुत जल्दी आप लोग को पढ़ा करके और समझा करके जल्दी से सारा का सारा निंजा ट्रिक आपके दिमाग में फिट करते हैं ताकि आप सही आंसर कर पाओ। तो यहाँ वुड शुड कुड के बाद आने वाला मेन वर्ब वन ही हो जाएगा। आई होप कि ये बातें पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अब कभी भी जैसे कि मान के चलिए कि अगर पूछ दे, अगर यहाँ पर पूछ दे कि यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पर लिख दे ही रीड, और यहाँ पर ऑप्शन दे दे टू, ऑप्शन दे दे डज, ऑप्शन दे दे ना टू या डज बोथ, और यहाँ ऑप्शन दे दे नोट, है ना, माने इसमें से कोई नहीं। तो आप क्या आंसर लगाओगे जरा कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर लगाओगे कि सर ने बताया कि ये जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हम डज लगाएंगे, ऑप्शन बी 100% राइट। डज ही रीड है कि नहीं है, क्या वह पढ़ता है। चलिए अब यहाँ पर आइए ये वर्ब फॉर्म्स को और अच्छे तरीके से समझते हैं। मेन वर्ब की जो कैटेगरी है ना ये थोड़ा सा समझते हैं। ये अगर आप समझ लिए तो फिर मज़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये जो है ना ये वर्ब 1 है, ये है वर्ब 2, ये हो गया वर्ब 3, ये हो गया वर्ब 4, और ये हो गया वर्ब 5। किसी भी काम का होना ही क्रिया समझा जाता है। किसी भी काम का होना क्रिया कहलाता है। क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम का होना क्रिया कहलाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी मैंने समझा दिया, तो हेल्पिंग वर्ब तो पूरा बढ़िया से उसका पिटारा खोल दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया, और आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। लेकिन मेन वर्ब की जब बात आती है ना, मुख्य क्रिया की बात आती है, तो मैं तो यही बोला था ना मुख्य क्रिया में, मैंने यही बोला था बाबू कि मुख्य क्रिया वो क्रिया होता है जो किसी काम का डायरेक्ट होना समझा जाता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना ही मेरा मुख्य क्रिया है, लेकिन इसके साथ अगर कोई सब्जेक्ट, याद रखिएगा जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ही, ये ट्रिक जान लो, ये ट्रिक है बाबू, कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ही, चाहे मेन वर्ब 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, जब भी कभी सब्जेक्ट और मेन वर्ब होता है ना उसी के बीच में ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। जो मैंने हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के नाम से मैंने पढ़ाने की कोशिश किया और आप पढ़ लिए। अब यहाँ पर मेन वर्ब है जो या तो सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल, समझिएगा फिर से, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इस्तेमाल हो जाएगा मेन वर्ब, या सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल हो जाएगा मेन वर्ब, है ना। तो ये मेन वर्ब हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ देखिए वर्ब की अपनी जो है ना अपना एक कैरेक्टर होता है, अपना जो किसी ना किसी स्थिति परिस्थिति में उसके कुछ चरण होते हैं, उसके कुछ प्रकार होते हैं, उसके कुछ काइंड्स होते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये वर्ब 1 है ना, ये वर्ब 1 है। तो यहाँ देखिए यूज इन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। आप कहोगे सर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल होता है, तो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। देखो सब्जेक्ट के तुरंत मेन वर्ब 1 इस्तेमाल होगा, तो ये प्रेजेंट में नहीं हो गया, मैं जाता हूँ खाता हूँ, जैसे आई गो, आई गो, देखो आई के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, आई गो मेन वर्ब 1, यानी कि मेन वर्ब 1 का इस्तेमाल हो। सर ये तो प्रेजेंट में इस्तेमाल हो गया, देख रहे हो ना, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में होगा, लेकिन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंडिफिनिट में इस्तेमाल होगा, है ना। अब यहाँ देखो सर पास्ट में कैसे इस्तेमाल होगा, तो नहीं बताइएगा, यहाँ पर तो थेथरा ही हो जा रहा है, मतलब नहीं थेथरा ही नहीं हो रहा है, सुनो।
आई के साथ यूज्ड लगा दिया और यहाँ पर टू, यानी कि हमेशा इन्फिनिटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि पास्ट में होता भी है तो टू के बाद मेन वर्ब वन आता है ना। आई यूज टू गो, ये हो गया लो, तो आई यूज टू गो मैंने पास्ट में भी इस्तेमाल कर दिया कि नहीं, मैं जाया करता था, ये हो गई बात। हो गया, हाँ ये बात समझ में आया। सर फ्यूचर में, तो फ्यूचर में तो खैर होता ही है सर, अब समझ में आ गया। फ्यूचर में कैसे होता है, तो देखिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा, विल या शैल लगा, प्लस मेन वर्ब वन, लग गया कि नहीं। तो मेन वर्ब वन का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। सर ये बातें समझ में आ गई। बट मेन वर्ब टू की बात करते हैं। जैसे मान के चलिए ये गो हो गया, गो माने जाना, ये मेन वर्ब वन हो गया। सर गो का होता है इसका मेन वर्ब टू वेंट, और भी थ्री होता है गोन, और वर्ब फोर होता है गोइंग, और वर्ब फाइव होता है गोज। तो क्या मतलब निकला, तो हमने सुनो मैं बता रहा हूँ। जैसे मेन वर्ब टू का जब भी इस्तेमाल होता है ना तो यूज इन पास्ट ओनली, यानी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब टू इस्तेमाल अगर हो जाए तो समझ लेना कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं जाता था, खाता था, पढ़ता था, सोता था, उठता था, बैठता था। और ये भी पास्ट में होता है तो पास्ट के चार गो औलाद हैं, डेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या चारों में इस्तेमाल हो जाएगा मेन वर्ब टू का, हमला नहीं, केवल सिर्फ और सिर्फ यूज इन पास्ट ओनली, यानी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब टू ही इस्तेमाल होता है ना, तो ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है ना। अब बात आती है कि सर जो वर्ब थ्री है वो क्या है, तो हम कहेंगे देखो ये प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल होगा, ये पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होगा, ये फ्यूचर टेंस के लिए भी इस्तेमाल होगा, लेकिन ध्यान रहे कुछ कंडीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट में इस्तेमाल। अब कहोगे सर परफेक्ट मतलब, हाँ हाँ सर याद आ गया यार, यानी जो प्रेजेंट का चार गो औलाद है तो तीसरका बेटवा के साथ ना सर, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने, हाँ गुड, यानी इसके साथ हमेशा हैज या हैव लगेगा तो भी थ्री इस्तेमाल होगा। पास्ट में हैड लगेगा, ये भी पास्ट परफेक्ट में ही लगेगा, हैड के बाद भी थ्री। अच्छा फ्यूचर में विल या शैल हैव के बाद भी थ्री लगा लो। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में परफेक्ट केस में ही वर्ब थ्री का इस्तेमाल होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आइए वर्ब फोर की बात आती है। सर वर्ब फोर क्या है, तो वर्ब फोर मतलब वर्ब में आईएनजी है ना। तो यहाँ पर ये किस में इस्तेमाल होगा, तो हमने बाबू ये प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है, ये पास्ट टेंस में भी इस्तेमाल होता है और ये फ्यूचर में भी। तो हमने हाँ सर आप समझ गए, यानी कि जहाँ मन करे वहाँ इस्तेमाल कर लो। नहीं रे बकलोल, सुनो, जिस तरीके से इसके साथ परफेक्ट में कंडीशन था कि परफेक्ट में ही लगा सकते हैं, उसी तरीके से प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में या पास्ट के कंटिन्यूअस या फ्यूचर के कंटिन्यूअस में ही लगा सकते हैं। और कंटिन्यूअस मतलब किसी काम का जारी होना समझा जाता है, जैसे तुम पढ़ रहे हो, खा रहे हो, या वो जा रहा होगा है ना, पढ़ रहा होगा, या वो जा रहा था, खा रहा था, यानी रहा रही में ही इस्तेमाल किया जाता है। नहीं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के कंटिन्यूअस में ही हमेशा वर्ब फोर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वर्ब में आईएनजी यानी गोइंग। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो कहेंगे हाँ सर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस एम आर के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी होगा। बोले हाँ। सब्जेक्ट के बाद सर वाजवेयर रहेगा पास्ट के लिए है ना, तो सब्जेक्ट के बाद वाजवेयर मतलब वर्ब में आईएनजी, तो हमने हाँ अभी तो थोड़ी देर पहले वही बता रहा था। अच्छा सब्जेक्ट के बाद विल या शैल भी रहेगा तब वर्ब में आईएनजी, हाँ गुड। सर ये जो वर्ब फाइव है ये बड़ा दिक्कत करता है, तो कोई बात नहीं है। यूज इन प्रेजेंट ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में ही इकलौता ये वर्ब फाइव है जिसको किस में इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब फाइव में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बात हम समझ गए कि वर्ब फाइव का जो इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, वो वर्ब फाइव का वो सिर्फ और सिर्फ किस में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होता है, और वो भी प्रेजेंट के इंडिफिनिट में। अब आप कहोगे कि सर प्रेजेंट इंडिफिनिट में इस्तेमाल होता है, तो अभी आपने बताया कि वर्ब वन को प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वर्ब फाइव ही क्यों है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा और वो भी प्रेजेंट के इंडिफिनिट में। ये किस तरीके का लोचा आपने लगा दिया। कोई बात नहीं है, बोर्ड को स्टार्ट होने दो, मैं अभी इसका खुलासा करता हूँ, बढ़िया से समझाता हूँ, क्योंकि बोर्ड जो है ना बंद हो जा रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और मैं बताने की कोशिश है ना। थोड़ा सा मैं देख लूँ कि बैटरी भी चार्ज है कि नहीं है, हाँ चार्ज है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, वर्ब वन वर्ब टू, अभी थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कि वर्ब वन किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, फिर कमेंट करके बताओ कि वर्ब टू किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, किस किस चीज़ में, फिर वर्ब थ्री किस में इस्तेमाल होता है ये भी कमेंट करके बताओ, और वर्ब फोर किस में इस्तेमाल होता है ये भी कमेंट करके बताओ, है ना। ये सारी चीज़ें बताओ। आप कहोगे कि हाँ सर ठीक है कोई बात नहीं है, हम बता रहे हैं, तब तक आपका बोर्ड भी स्टार्ट हो गया।
है ना। आप हम लोग को थोड़ा जो है ना इधर उधर उलझा देते हैं और कहते हैं कि अभी बोर्ड बंद हो गया, बट हम कहेंगे अरे क्या करो यार, थोड़ी सी सब्र करनी चाहिए। सब्र एक ऐसी सवारी है जो ना अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है, सवार को कभी गिरने नहीं देती है। हम कहेंगे हाँ, आप लोग भी कहोगे हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं क्या समझा रहा था यहाँ पर, सुनिएगा। मैं ये समझा रहा था कि ये जो वर्ब फाइव है ना बाबू, ये जो वर्ब फाइव है, ये वर्ब फाइव इसको यूज इन प्रेजेंट ओनली, यूज इन प्रेजेंट ओनली यानी इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। तो कहोगे सर यही तो वर्ब फाइव प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर है, तो फिर वर्ब फाइव की क्या जरूरत था ग्रामर में, कि काहे लिए तमाशा बन गया। हमने नहीं, तमाशा नहीं बना। सुनो, ये प्रेजेंट में सिर्फ इस्तेमाल होता है, लेकिन शर्त है कि इंडेफिनिट में। लेकिन फिर इंडेफिनिट में भी एक शर्त है कि जब भी कभी ही, शी, इट या कोई एक नाम आए, समझ लेना वर्ब फाइव का इस्तेमाल होगा। मतलब अगर मान के चलो थोड़ा देर के लिए कि अगर यहाँ पर, यहीं पर समझा दे रहा हूँ, यहीं पर समझा दे रहा हूँ कि अगर मान के चलो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तो मान के चलो आई के साथ तो गो लगा दोगे, लेकिन क्या ही के साथ भी गोए लगाएगा? नहीं, यहाँ पर वर्ब फाइव लगाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब फाइव का रूल है, आने वाला जो वर्ब होता है ना सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला वर्ब होता है ना, उसमें एस या ई एस जोड़ा जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो वर्ब कैसा है। जैसे अगर गो है तो इसमें ई एस जोड़ोगे, अगर शी कॉम्स लिखना है तो कॉम में अगर यहाँ पे ई पहले से है तो इसमें एस जोड़ दोगे। यानी ही सी इट एक नाम के साथ वर्ब फाइव का यूज किया जाता है, वर्ब फॉर्म्स फाइव का इस्तेमाल किया जाता है। ही सी इट या कोई एक नाम के साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है? वर्ब फाइव का। और ये वर्ब फाइव क्या करता है, इसमें अपने में, अपने मेन वर्ब में, है ना, अपने मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ता है। अगर गो है तो सिर्फ ई एस लगेगा, है ना, माने ई एस जुड़ेगा। अगर कॉम है तो क्या जुड़ेगा? सिर्फ एस जुड़ेगा। ये बातें समझ में आ गई पूरी तरीके से? अगर ये बातें समझ में आ गई तो मुझे लगता है कि अब इसके बेस पर या इसके पहले एक्सिलरी वर्ब के बेस पर कोई भी, देखिए दुनिया का कोई भी एग्जाम ले लो, माने भारत के अंदर हो रहे इंग्लिश का जब बात आएगी ना, जब इंग्लिश चाहे 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर 30 नंबर कितना भी नंबर का अगर एग्जाम की बात आए, तो याद रख लीजिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में 100% फिट हो गया ना, तो मैं कह रहा हूं ना कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लगभग इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन को रगड़ के चले आओगे, सारे के सारे क्वेश्चन को सही करके आ जाओगे। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से चाहे उसका नाम बदल करके अप्रोप्रिएट सेंटेंस के तौर पर क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से क्वेश्चन पूछ देता है, या ये भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में माने वर्ब फॉर्म्स के आधार पर भी क्वेश्चन पूछ देता है, या टाइप ऑफ सेंटेंस के आधार पर भी क्वेश्चन। मतलब सियारवा वही है, बस थोड़ा सा पूछिया रंगवा लिया। कुल मिला जुला करके उसका जो है ना क्वेश्चन पूछने का नजरिया अलग अलग हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का अच्छा ज्ञान हो गया है ना ये बात सर से, तो याद रखिएगा कि दुनिया का यानी भारत के अंदर हो रहे किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में जहां इंग्लिश की बात आएगी, सबसे पहले आप सही आंसर करके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब आप हमें बताइए कि आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए कितना पावरफुल और कितना इंपॉर्टेंट साबित हुआ। अगर रियली में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित हुआ तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बिना अपने प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम दिया आप नहीं जाएंगे। सरकारी कॉलेज लेने के वास्ते, क्योंकि अब मात्र 1 हफ्ता बचे हुए हैं, आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे भी दिया हूँ कि अपन एंट्रेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल भी चुका है। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही ये वीडियो खत्म हो, अपनी प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लाने या फिर मैराथन लाने में हम सफल रहें। याद रखिएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, इतना इंपॉर्टेंट कि कम से कम, याद रखिए, कम से कम 2 से 4 नंबर प्रश्न बाबू बहुत मायने रखता है। और मात्र 15 नंबर का ही जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अपना स्थान लेकर के आया है। जरा सोचिए कि 2 से 4 या 5 नंबर भी अगर वर्ब फॉर्म्स, या मान के चलिए कि हमने जो इसके पहले टेंस पढ़ाया, अगर वो और ये पढ़ने के बाद अगर 5 नंबर क्लियर हो जा रहा है, 5-6 नंबर, तो सोचिए कि और 7-8 नंबर की बातें हैं जो मैं अभी 1 हफ्ता के अंदर पढ़ा करके पूरा का पूरा 15 में 15 दिलवाने की जो मैं गारंटी ले रहा हूँ ना, आप कंसिस्टेंसी रख लीजिए तो आपका इंग्लिश एकदम बहुत आसान हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा कि जब जब इतिहास रचने की बात आएगी, ज्ञापन एकेडमी का नाम सबसे पहले आएगी, है ना। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल लगा होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम जरूर दीजिएगा। और जितना ही ज़्यादा कमेंट करेंगे, आप एक कम्युनिटी लीडर बोर्ड में सबसे पहले और अव्वल स्थान लेकर के आएंगे। और आपकी आईडी पर जो मिली हुई यूट्यूब कम्युनिटी के तरफ से जो सर का ताज पहनाया जाता है, आपके
इस समझिए तो अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को जितना ही आप साझा करेंगे, जिसको एक्सपी के नाम से जानते हैं, सॉरी यहाँ पर लिख दे रहा है एक्सपी के नाम से, एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस पॉइंट। ये यूट्यूब का एक नया अपडेट आया है, जो आप जितना ही इस वीडियो के साथ अपनी कमेंट की साझा करेंगे, अपनी प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम लिखेंगे, आप यूट्यूब के कम्युनिटी लीडर बोर्ड में सबसे पहले स्थान अपने सर पर ताज पहन करके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग या अपलोडेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़। बाय।